हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक रिएक्टर सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले हम जिस बेसिक सिस्टम रिएक्टर के बारे में बात करेंगे उस रिएक्टर का नाम है कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम, और इसे शॉर्ट फॉर्म में कैंडू रिएक्टर भी कहते हैं। दूसरे रिएक्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपका सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर, जिसे हम लिक्विड मेटल रिएक्टर के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैनेडियन ड्यूट्रियम यूरेनियम कैंडू रिएक्टर के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले कैनेडियन ड्यूट्रियम यूरेनियम के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये किस तरह का रिएक्टर है और आखिर इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, कैनेडियन के नाम पे ही क्यों पड़ा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह के जो रिएक्टर्स हैं वो कनाडा ने डिज़ाइन किए थे एक्चुअली में। इसलिए इसका नाम कैनेडियन पड़ा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके आगे कैनेडियन ड्यूट्रियम जो नाम लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये एक हैवी वाटर यूटिलाइज करता है। मींस ड्यूट्रियम क्या है, एक तरह का हैवी वाटर है जिसका कि जिसका इस्तेमाल एज अ मॉडरेटर और एज अ कूलेंट भी कर सकते हैं आप, दोनों की तरह। ठीक। और यूरेनियम में अगर आप आगे देखेंगे तो यूरेनियम क्या है, एक तरह से फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर लो अनरिच यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आप यहाँ पे ड्यूटेरियम का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मॉडरेटर। अब मैं वन बाय वन करके आपको सारे पॉइंट्स बताता जाऊंगा तो आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 से 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा, उसके बाद में पूरा फंक्शन किस तरह से वर्किंग होता है कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम सिस्टम का, रिएक्टर का, वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि कैनेडियम क्या है, एक थर्मल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है जिसमें हम 99.8% ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं एज अ मॉडरेटर और एज अ कूलेंट। और मॉडरेटर का काम क्या रहता है, मॉडरेटर का सिंपल सा काम रहता है कि आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड को स्लो डाउन करना। नेक्स्ट में अगर पॉइंट में अगर हम डिस्कस करें तो ये कहाँ पर डेवलप हुआ है, ये कनाडा में डेवलप हुआ है। और बहुत सारे डिज़ाइंस इसके जो हैं दूसरी जो कंपनीज़ हैं, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो इस डिज़ाइन को भी कैरी कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि कांडू रिएक्टर क्या है, एक ऑपरेटिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन इन मेनी कंट्रीज, वही जो मैंने बात से कही आपसे। ये 3 पॉइंट है। अब मैं आपको डायरेक्टली जो कि इसका वर्किंग किस तरह से रहता है या फिर इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं मैं वन बाय वन करके आपको डिस्कस कर लेता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखेंगे तो ये है एक कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम सिस्टम का एक डायग्राम। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दो साइकिल्स चल रही हैं। एक है आपके रेडियो एक्टिव साइकिल जिसके अंदर हमारा जो यूरेनियम कैनेडियन में, ये कनाडा में डिज़ाइन हुआ है। और मॉडरेटर एज ए यहाँ पर यूरेनियम, यहाँ पर जो ड्यूट्रियम है उसको एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जा रहा है। ये क्या है, एक तरह का सा कंटेनमेंट है, शील्ड बनाई गई है। इस शील्ड के अंदर पूरा का पूरा आपका रिएक्टर रखा गया है। अब यहाँ पर सबसे पहली जो साइकिल चल रही है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये फ्यूल एलिमेंट्स है, यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया है। प्रेशर ट्यूब्स, इन प्रेशर ट्यूब्स के अंदर आपके जो यूरेनियम की जो फाइल्स होते हैं, जो यूरेनियम की रॉड्स होती हैं, उनको इसके अंदर असेंबल किया जाता है प्रेशर ट्यूब्स के अंदर। कैलेंड्रिया क्या होता है, एक तरह का शेल है जिसके अंदर प्रेशर ट्यूब्स और फ्यूल एलिमेंट्स पूरे रखे जाते हैं। कंट्रोल रॉड्स को कैडमियम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल रॉड्स का काम क्या रहता है, फ्यूजन को कंट्रोल करना, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेना, और ताकि हम अपनी साइकिल को स्टार्ट कर सकें, बंद कर सकें या फिर एक मीडियम पर ऑपरेट करवा सकें। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होती है फर्स्ट साइकिल में, तो यहाँ पर जो मॉडरेटर होता है हमारा, जिसका नाम था ड्यूट्रियम, वो ड्यूट्रियम क्या करता है, वो यहाँ से एज अ मॉडरेटर भी काम करता है और एज अ कूलेंट भी काम करता है। तो वो मॉडरेटर क्या करेगा, यहाँ से फ्यूजन की रिएक्शन होगी, तो फ्यूजन रिएक्शन के दौरान क्या होगा, हीट रिलीज होगी, तो ये मॉडरेटर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड देन यही हीट एब्जॉर्ब करता हुआ यहाँ से ये दूसरी तरफ जो हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, यहाँ पर ये हीट एक्सचेंजर अपने वाटर को, जो वाटर हमने फीड किया है यहाँ से, ये वाटर हम जो फीड कर रहे हैं इस तरफ से राइट साइड से, ये वाटर क्या करेगा, इस मॉडरेटर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ड्यूटेरियम से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी स्टीम जनरेट हो जाएगी। और यही स्टीम कहाँ चली जाएगी, टरबाइन के पास चली जाएगी। और जब ये स्टीम वहाँ टरबाइन के पास चली जाएगी तो स्टीम में क्या होगा, अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, क्योंकि हम यही स्टीम का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू रोटेट द टरबाइन और टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी।
अब मैं वन बाय वन करके हर एक इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर तो मैंने आपको वर्किंग बताया, बाय डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। अब आप ध्यान में रखिएगा, ये है आपका रिएक्टर कोर, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम फ्यूल के बारे में बात करेंगे, फ्यूल किस तरह का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फिर मॉडरेटर के बारे में बात करेंगे, मॉडरेटर किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर, स्टीम किस तरह से कन्वर्ट हो रही है, कितने डिग्री सेल्सियस पर स्टीम कन्वर्ट हो रही है। वन बाय वन करके हम इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो पॉइंट में मैंने ये लिखा है कि इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 0.7% यूरेनियम 235, मतलब कि आप नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो ये कह रहा है कि इसमें आपको हाईली एनरिच्ड मींस बहुत ह्यूज क्वांटिटी में आपको यूरेनियम 235 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर हैवी वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि यूरेनियम के जो न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं उसके फिजन रिएक्शन के दौरान जो न्यूट्रॉन इमिट्स होते हैं, उन न्यूट्रॉन्स को आप स्पीड क्या कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। जो जब आप इसकी एनर्जी को स्लो डाउन कर पा रहे हैं और उस एनर्जी को आप ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, सो आप मिनिमम से मिनिमम यूरेनियम 235 में मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी गेन कर सकते हैं। ठीक। अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि कांडू रिएक्टर जो है एक तरह से लाइट वाटर रिएक्टर जो रहते हैं उनसे टोटली डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आपका जो लाइट वाटर रिएक्टर होता था उसमें हम वाटर को ही एज ए सर्व करते थे मॉडरेटर और कूलेंट की तरह, मॉडरेटर की तरह सॉरी, कांडू रिएक्टर में हम जो मॉडरेटर यूज़ कर रहे हैं, मीन्स ड्यूट्रियम जो यूज़ कर रहे हैं, हैवी वाटर जो यूज़ कर रहे हैं, उसको हम एज अ मॉडरेटर भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ कूलेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में ऐसा नहीं था। वहाँ पर क्या होता था, आपको जो वाटर होता था वो अलग एक ही रहता था, बट आपको क्या करना होता था, तो उस वाटर को हल्का सा प्रेशराइज करना पड़ता था प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में। और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में क्या होता था, स्टीम सेपरेटर लगाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, आपने जैसे यहाँ पर लास्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि कांडू रिएक्टर जो है आपका बॉइलिंग वाटर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हो गया या फिर आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर हो गया, इन दोनों से इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में आपको वाटर को हाईली प्रेशराइज्ड करके रखना पड़ता था ताकि वाटर क्या हो सके, स्टीम में कन्वर्ट ना हो। और यहाँ पर क्या होता है, ये तो है ऑलरेडी हैवी वाटर है, तो इसको क्या होता है कि आपको इस वाटर को क्या करना पड़ता है, हाईली प्रेशराइज्ड करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी हैवी वाटर होता है। ठीक। नाउ अब मैं आपको वन बाय वन करके डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ हर एक पार्ट्स के बारे में। कांडू रिएक्टर के हर एक पार्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है वो है रिएक्टर वेसल कोर। इसमें जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड जो डायग्राम दिखाया था, जो मैंने शो किया था, उसमें जो हम कोर बनाते हैं वो होता है एक सिलेंड्रिकल टाइप होता है जिसकी लंबाई 6 मीटर और डायमीटर 8 मीटर होता है। इसके अंदर कम से कम आप 380 हॉरिजॉन्टल चैनल्स बना सकते हैं जिनको हम प्रेशर ट्यूब्स कहते हैं। और इसके अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, आपके यूरेनियम 235 की जो पैलेट्स होते हैं, जो आपका मटेरियल होता है, इनके अंदर आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे रिएक्टर कोर में, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो चैनल होते हैं वो आपका कंटेन करते हैं, आपका जो चैनल्स होते हैं जिनके अंदर आप फ्यूल एलिमेंट्स को रखते हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे से लगा के रखते हैं, बट थोड़ा सा गैप उनके बीच में मेंटेन किया जाता है ताकि आपका जो मॉडरेटर है वो वहाँ से फ्लो हो सके। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 10 मेगा पास्कल की प्रेशर के ऊपर ही 370 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, जो कि आपका मॉडरेटर एब्जॉर्ब कर लेता है। और 5%, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 5% इमिशन एनर्जी पर ही मॉडरेटर क्या होता है, हम आपका बाहर की तरफ आ जाता है, हीट एक्सचेंजर की तरफ सप्लाई कर दिया जाता है। नाउ हमने अभी किसके बारे में, रिएक्टर कोर के बारे में बात करी। अब हम फ्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। कांडू रिएक्टर में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मिनिमम पैलेट्स में ही आपका काम हो जाता है। इसमें जो पैलेट्स इस्तेमाल की जाती हैं वो 0.5 लॉन्ग से लेके उनकी लेंथ इतनी रहती है और उनका डायमीटर कितना रहता है, 1.3 सेंटीमीटर उनका डायमीटर रहता है। इसको जर्कोनियम की कोटिंग कर दी जाती है इस मटेरियल को, ताकि ये कोरोडेड ना हो जाए। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इसमें ये देख सकते हैं कितना मटेरियल हम यूज़ करते हैं फ्यूल का। कम से कम 97,000 केजी मटेरियल हम यूटिलाइज़ करते हैं यहाँ पर। कितने फॉर्म्स में, आपकी 30 अगर आप देखेंगे तो 37 बंडल्स रॉड्स के होते हैं और हर एक बंडल में 37 रॉड्स होती हैं और 12 बंडल होते हैं। मीन्स 12 बंडल की असेंबली होती है और एक बंडल में कम से कम 37 रॉड्स की असेंबली होती है। सो ये होता है आपका फ्यूल सिस्टम टोटल आपके कांडू रिएक्टर में।
नाउ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हमें प्रोटेक्शन के बारे में बात करनी हो तो कंट्रोल रोड्स के बारे में बात कर दें। फिर से अगर हमें कंट्रोल रोड्स में अगर यूज़ करना है तो कैडमियम रॉड्स का हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल रॉड्स के थ्रू। तो कंट्रोल रॉड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, आपके न्यूट्रॉन्स को हाईली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर 2-3 बहुत सारी मैक्सिमम 4 से 6 अगर कंट्रोल रॉड्स इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। 2 से 3 अगर एब्जॉर्ब कंट्रोल रॉड्स यूज़ करेंगे तो कम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। इसी तरह से क्या होता है, मैं आने वाले पॉइंट्स में एक चीज़ और आपको बताता हूँ। अगर जैसे मान के चलिए इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपकी कैडमियम रॉड्स हैं वो तो इलेक्ट्रिकली आपकी क्या हो रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं। अगर वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं कर पाई तो सडनली क्या होगा, तो उस दौरान क्या कर सकते हैं आप, गैडोलिनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भी अगर आप जल्द से जल्द वहाँ पहुँचा देंगे रिएक्टर के अंदर, अगर आप फीड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा एकदम। क्योंकि गैडोलियम नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या करेगा, पूरे के पूरे न्यूट्रॉन्स जो एमिट हो रहे होते हैं उन सबको फ्लो होने से रोक देता है। वो कहीं पे भी किसी न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करके नहीं जाते। सो ये गैडोलियम का भी आप इमरजेंसी के केस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम स्टीम सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि मॉडरेटर क्या करता है, आपके यूरेनियम 235 से फ्यूजन एनर्जी के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। ड्यूटेरियम मॉडरेटर होता है क्योंकि, और एज ए कूलेंट की तरह भी काम करता है। और यही कहाँ चला जाता है, फिर आपका हीट एक्सचेंजर की तरफ चला जाता है। और स्टीम जो जनरेट होती है वहाँ पर हीट एक्सचेंजर में 265 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसके ऊपर हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है। आपके हमेशा कूलेंट दोनों को दो कूलेंट है वहाँ पर, एक ड्यूट्रम जो है जो एनर्जी ले रहा है, फ्यूजन एनर्जी ले रहा है, और एक आपका वाटर है जो कि स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। सो इन दोनों के ही अपनी ही इनलेट्स और आउटलेट्स होते हैं, अलग अलग सेपरेट होते हैं। और यहाँ पर जो हम एनर्जी हीट ट्रांसफ़र करवा रहे हैं स्टीम में, जो वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली वे में हो रहा है। मीन्स आपका जो मॉडरेटर है वो आपके वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये रहा आपका पूरा स्टीम सिस्टम के बारे में। अब हम इस कांडो रिएक्टर के एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है कि आप यहाँ पर हैवी वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं मॉडरेटर की तरह, तो इसमें दो काम हो रहे हैं आपके। मॉडरेटर का भी आपका पैसा बच रहा है और आप इसे एज अ कूलेंट की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ द वेसल, जो आप वेसल्स बनवाते हैं जिसके अंदर आप मतलब जो प्रेशर वेसल आप बनवा रहे हैं जिनके अंदर आप अपना यूरेनियम फीड करते हैं और जो स्टोर करते हैं, वो वेसल्स हाईली इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। क्योंकि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या होता था, आपको जो वेसल्स बनवानी पड़ती थी वो बहुत ज़्यादा आपको महंगी पड़ती थी, क्योंकि आपको वाटर वहाँ पे प्रेशराइज करना पड़ता था, तो वो वेसल्स भी प्रेशराइज होती थी। तो इसलिए वहाँ पर हाईली हाईली ऐसा इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ता था प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में, जो कि एक हाई टेम्परेचर पे एक एज वेल एज बहुत हाई प्रेशर पर स्टैंड कर सके। और यहाँ पर हम प्रेशर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, मिनिमम आपके नॉर्मल प्रेशर पे ही बहुत टेम्परेचर मिल जाता है हमें। सो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसको क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए लेस टाइम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप यहाँ पर प्रेशराइज्ड ही नहीं कर रहे हैं वाटर को। फिर से वही वाला एडवांटेज आ गया। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो मॉडरेटर को आप लो टेम्परेचर पर भी रख के अगर आप चाहें तो आप एक इफ़ेक्टिव आउटपुट गेन कर सकते हैं। अब हम डिसएडवांटेजेस के वो देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो क्या होता है, इसको एक डिज़ाइन इस तरह का चाहिए, एक अच्छा डिज़ाइन चाहिए होता है। मीन्स आपको इसको मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत अच्छी होना चाहिए। आप जैसे कि प्रेशर वेसल्स लगा रहे हैं या फिर आप ड्यूटेरियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैवी वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लीकेज नहीं होना चाहिए उसमें। मीन्स बिल्कुल भी लीक आउट नहीं होना चाहिए। यहाँ थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो लीकेज प्रॉब्लम इसमें हो जाता है, क्योंकि आप हैवी वाटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। अगर इस दौरान इसके अंदर कोई भी एक लूप होल या फिर बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा भी होल होता है, तो वो ड्यूटेरियम उस होल को पेनिट्रेट करता हुआ बाहर आ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इसके लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम में एक कंटेनमेंट बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया था, एक पूरा का पूरा कंटेनमेंट जोन इसके बाहर बनाया जाता है। सो वो भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि बाकी के जो हम रिएक्टर्स होते हैं उनमें इतना कंटेनमेंट जोन नहीं बनाते, लेकिन इसको कंटेनमेंट जोन की ज़रूरत पड़ती है। जिस वजह से इसको क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, कि इसको लार्ज एरिया की ज़रूरत पड़ती है।
एक्सट्रीमली लार्ज एरिया की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, इसकी पावर डेंसिटी भी लो होती है एज़ कम्पेयर टू द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के मुकाबले। और इसका एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि आप इसमें हैवी वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर पैसे आपके ज़्यादा खर्च होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्टर का बारे में, जिसका नाम है सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर। सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर को हम लिक्विड मेटल रिएक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सोडियम को एज अ कूलेंट, इस ये रिएक्टर है आपको पता ही है रिएक्टर में कूलेंट कंट्रोल रोड्स होती हैं, फ्यूल हम यूरेनियम यूटिलाइज करते हैं। एंड देन अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आप सोडियम को एज अ मॉडरेटर यूज़ कर रहे हैं, हम सॉरी ग्रेफाइट को एज अ मॉडरेटर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जो ग्रेफाइट है यहाँ पर एज अ मॉडरेटर यूज़ कर रहे हैं, और सोडियम को जो है इस रिएक्टर में एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्या होता है, एक तरह का मटेरियल होता है, अगर जब आप इसको हीटअप करेंगे तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड की तरह, लिक्विड मेटल दिखता है। ऐसा लगता है जैसे कि आपने कोई लिक्विड मेटल को पिघला दिया हो। सो सोडियम वैसा दिखता है। और ग्रेफाइट कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें, मॉडरेटर की तरह। मॉडरेटर का काम क्या होता है, न्यूट्रॉन्स को रोक देना, उनकी स्पीड को स्लो डाउन कर देना। सो यहाँ पर अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि हमने यहाँ पर दो हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल क्यों करें, डायरेक्टली हम चाहते तो इनडायरेक्टली वे में। पहली बात तो हमें ये बात समझ में आती है कि इनडायरेक्टली हम इसलिए करते हैं कि भाई यहाँ पर ताकि आपका जो ये सोडियम है ये रिएक्टर में रेडियो एक्टिव होगा जाओगा, तो यहाँ पर ठीक है, तो ये वो दूसरा हीट एक्सचेंजर लगाने की क्या ज़रूरत थी। सो क्या होता है बेटा, जब आप सोडियम का इस्तेमाल करते हो तो सोडियम कम से कम 530 550 डिग्री सेल्सियस तक पर हीट पहुँच जाता है, वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हीट एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सब इसी के लिए यहाँ पर सोडियम से इसी के किसी एक सोडियम अलाव को अलाय जो रहता है, सोडियम पोटेशियम के कॉम्बिनेशन यहाँ पर फ्लो करवाते हैं, और सोडियम पोटेशियम इससे हीट लेता है 300 से 350 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, एंड देन फिर वो क्या करता है, आपकी स्टीम को यहाँ पर सप्लाई कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर का और सेकेंडरी दो हीट एक्सचेंजर लगाने पड़ते हैं। और जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है वाटर, तो फिर हमें पता ही है क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो अब मैं आपको वन बाय वन करके हर एक पॉइंट जो इस नोट्स में है इसके, वो मैं समझा देता हूँ। जैसे का स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट, सोडियम ग्रेफाइट, इसको SGR भी कहते हैं, लिक्विड मेटल रिएक्टर भी कहते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेफाइट एज अ मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और लिक्विड सोडियम को एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हाईली इनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, और यूरेनियम को स्टेनलेस स्टील से कवर्ड कर दिया जाता है ताकि वो क्या हो सके, कोरोडेड ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, इस रिएक्टर का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि आपको प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या होता था, हाईली प्रेशराइज्ड वाटर को हाईली प्रेशराइज्ड करना पड़ता था। इस वजह से उस प्रॉब्लम को उस वजह से क्या होता था, आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो होता था लगता था वहाँ पे, क्योंकि आपको हाईली प्रेशराइजर यूज़ करने पड़ते थे। तो इसलिए उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हमने इस रिएक्टर को यूटिलाइज करना स्टार्ट करा। अब उसके बाद क्या है कि थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो मेटल अगर कोई लिक्विड के फॉर्म में आ जाए तो इसके एज अ कूलेंट बहुत एडवांटेज हो सकते हैं। आप कहोगे मेटल एज अ कूलेंट, क्योंकि मेटल क्या कर रहा है, आपकी यूरेनियम रॉड्स से जो न्यूट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट हो रही है एक न्यूट्रॉन इमिट होने पर। सो अगर आप इतनी एनर्जी को कोई अगर मेटल स्टोर कर देता है एज अ कूलेंट, क्योंकि वो तो फिर वो भी एज अ मतलब मटेरियल मेटल ही है, वो भी एक तरह से एज अ मोल्टन मेटल का फिगर ले लेता है वो बिल्कुल पूरी तरह से। सो अब क्या कर सकते हो आप कि फिर यही एज अ कूलेंट जो हमने सोडियम का इस्तेमाल किया है, ये कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एक हीट एक्सचेंजर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आप फोर्थ पॉइंट जैसे यहाँ पर देखेंगे, सो इस मेटल की क्या रहती है, बहुत ही सोडियम की एज अ मेटल बहुत ही एक्सेलेंट प्रॉपर्टी रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, इसका वेपर भी प्रेशराइज में नहीं बदलता है लिक्विड मेटर का, तो इसको आपको प्रेशराइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये आपसे कह रहा है कि लिक्विड मेटल को एज अ कूलेंट भी आप यूज़ कर सकते हो दोनों तरह से। आप थर्मल रिएक्टर में भी यूज़ कर सकते हो और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में भी यूज़ कर सकते हो। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम कूलेंट जो रहता है कम से कम हाई टेम्परेचर जनरेट कर सकता है, 510 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट कर सकता है एक नॉर्मल प्रेशर पर।
यही नेक्स्ट पॉइंट पर मैंने यही लिखा है, 100 डिग्री सेल्सियस तक ये नॉर्मल प्रेशर पर जनरेट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट हीट एक्सचेंजर क्यों लगाया हमने रिएक्टर और बॉयलर के बीच में, क्योंकि सोडियम क्या होता है कि अगर आपने डायरेक्टली अगर वाटर को ट्रांसफ़र कर दिया तो वाटर क्या हो जाएगा, एकदम से हाईली ड्राई हो जाएगा या फिर भाप बन के पूरा पूरा का पूरा पानी उड़ जाएगा। तो इसलिए स्टीम में कन्वर्ट ना होकर वो पूरा भाप बन जाएगा या फिर चिपक जाएगा और वॉल्स से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस सोडियम की जो हीट होती है वो सोडियम सोडियम पोटेशियम को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर किसी सोडियम के अलॉय को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा कि किसी एक सोडियम के अलॉय का हीट ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या करें कि सोडियम को रेडिएटर से जो सोडियम आ रहा है उसको आप किसी स्टीम सर्किट से डायरेक्टली कांटेक्ट में ना लाएं। सबसे पहले आप क्या करें, किसी एक सोडियम के अलॉय के साथ कांटेक्ट में लाएं, पोटेशियम के साथ, एंड देन इस पोटेशियम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरा जो हीट एक्सचेंजर है सेकेंडरी, वहाँ पर आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ये पॉइंट देखेंगे तो ये क्या कह रहा है आपसे कि सोडियम को कभी भी एयर और वाटर के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एयर में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और वाटर में भी आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही आपका ये सोडियम किसी एयर के या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वैसे ही क्या हो जाता है, ये जलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड मेटल के फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है और ये फ्लो करने लगता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसे डायरेक्टली एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं रख सकते। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर आप चार्ज कर रहे हैं ड्रेन या फिर सोडियम को चार्ज कर रहे हैं या फिर ड्रेन कर रहे हैं, तो आप इसको एज एन ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनमेंट जोन में जाके आपको इसको फीड करना पड़ता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड मेटल का, ये क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। मींस लिक्विड मेटल सोडियम है, जैसे ही आपका क्या होगा, हल्का सा भी हीटअप करेंगे आपकी ये सोडियम काय में कन्वर्ट होने लगेगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा फ़ौरन ही। इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है, द हाई बॉइलिंग पॉइंट इन ए लिक्विड मेटल एलिमिनेट्स प्रेशर ऑन द रिएक्टर एंड प्रेशर सिस्टम। सो ये पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि लिक्विड मेटल जो रहता है आपका, जैसे ही वो बॉयल होता है तो उसके बाद वो भाप में बदलेगा ही नहीं, मीन्स वो वेपर में बदलेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद में मेटल है। सो इसलिए आपको एक नॉर्मल प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। इट परमिट्स हाई रिएक्टर टेम्परेचर, इससे आपको क्या होता है, हाई टेम्परेचर मिल जाता है रिएक्टर का, क्योंकि आपको क्या करना पड़ रहा है, मेटल मेटल से आप एज अ कूलेंट, अगर आप मेटल को एज अ कूलेंट यूटिलाइज कर रहे हो, सो वहाँ पर क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टीम जनरेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टीम जनरेट हो जाती है। 510 डिग्री सेल्सियस तो आपका ये सोडियम ही एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद 350 डिग्री सेल्सियस तक वो पोटेशियम सोडियम पोटेशियम या फिर किसी सोडियम अलॉय को ट्रांसफर करता है। देन ये सोडियम अलॉय क्या कर देता है आपका, जैसे हमने देखा 265 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम जनरेट हो जाती है। इसमें क्या होती है, कोरोजन की प्रॉब्लम्स मिनिमाइज होती हैं, क्योंकि मेटल ही यूज़ करते हैं अपन, सोडियम ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, ये लो प्रेशर पे काम कर जाता है, क्योंकि हमें हाई प्रेशराइज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेटल आपका एज अ वेपर जनरेट करता ही नहीं है। उसकी एक्सेलेट हीट रिमूवल होती है और आपकी स्टीम जो 265 डिग्री सेल्सियस पे जनरेट होती है वो सुपर चार्जिंग स्टीम होती है। नाउ अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसका वॉयलेंट केमिकल रिएक्शन होता है। मीन्स सोडियम को आपको किसी भी हाल में वाटर या फिर एयर के कांटेक्ट में नहीं लाना है, वरना इसके मेजर डिजास्टर्स हो सकते हैं। क्योंकि मेटल क्या, सोडियम को जैसे ही आप अगर एयर या वाटर के कांटेक्ट में लेकर आएंगे, सो ये सोडियम क्या करता है, पूरा का पूरा एज अ लिक्विड मेटल लिक्विड हॉट मेटल लिक्विड में बदल जाता है, जो कि किसी भी परत को भी पिघला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, हीट एक्सचेंजर आपके लीक प्रूफ होने चाहिए। मींस आपका ऐसा मटेरियल बनना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर स्टैंड कर सके और उन मटेरियल के अंदर कोई भी इस लूप होल नहीं होना चाहिए। इसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस की भी प्रॉब्लम आती है। वही मैंने जैसा आपसे कहा कि मटेरियल के अंदर कोई लूप होल नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई लूप होल होता है तो ये मटेरियल क्या करेगा, उसको सोडियम भेज देगा और वहाँ से लीकेज होना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद ये क्या होता है कि आप एज अ सोडियम को जो यूज़ कर रहे हैं, वो आप लिक्विड मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से रेडियो एक्टिव मटेरियल हो जाता है। तो उसके दौरान अगर आपको जब भी चेंज करना होता है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का, कि आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है। इसका ये एक हाईली डिसएडवांटेज है।
जिस वजह से आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 2 हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मीन्स सबसे पहले तो आपका 550 डिग्री सेल्सियस तक का सोडियम ही हीट गेन कर रहा है। उसके बाद 350 अगर आप 550 डिग्री सेल्सियस पानी को अगर डायरेक्ट सप्लाई करेंगे तो वो तो बिल्कुल ही सुपर चार्ज से भी ज़्यादा हीटअप होकर एकदम पानी भाप बन के गायब भी हो जाएगा, है ना। सो ये इसलिए क्या करना पड़ता है यहाँ पर हमें, इसका एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि इस साइकिल को ऑपरेट करने के दौरान आपको 2 हीट एक्सचेंजर का यूज़ करना पड़ता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगला जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज अ डिफरेंट क्या है इसमें, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम सोडियम का ही इस्तेमाल करते हैं एज अ कूलेंट और यूरेनियम की रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम 235 की। बस इसमें इतना डिफरेंस रहता है कि आप यहाँ पर एक ब्लैंकेट बना देते हैं। ये जो आप ग्रीन कलर के ब्लैंकेट देख रहे हैं ये होते हैं आपके यूरेनियम 238, यूरेनियम 238। अब ये क्या होता है यूरेनियम 238 कि जैसे ही इसमें फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होती है तो जैसे ही न्यूट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं तो न्यूट्रॉन्स इन पर भी स्ट्राइक करते हैं और कुछ सालों बाद ये यूरेनियम 238 काय में कन्वर्ट हो जाते हैं या आपके प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी प्लूटोनियम को हम फिर से एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे अभी आपको रिएक्शंस बताऊंगा कि किस तरह से यूरेनियम 238 आपका प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले सिंपल सी बात है, जो सोडियम हम यूज़ कर रहे हैं एज अ कूलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं सोडियम, और यहाँ पे यूरेनियम का काम फिजन रिएक्शन करवाना होता है। कंट्रोल रॉड्स का काम आपको पता ही है कि कंट्रोल रॉड्स का काम आपका फिजन रिएक्शन को रोकना होता है। सो जैसे ही यूरेनियम के थ्रू आपकी फिजन रिएक्शन जनरेट होती है सोडियम आपका हीट एब्जॉर्ब करता है और यही सोडियम को हम पंप कर देते हैं हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर से यहाँ से पानी आता है और यही पानी क्या कर लेता है इस हीट एक्सचेंजर से, या फिर एक दूसरा बाइनरी फ्लूइड हम यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सो ये सोडियम दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं बता दूं आपको ये 2 हीट एक्सचेंजर हैं। यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर हमारा एक सिस्टम के अंदर है। सो ये आपका सोडियम का अलॉय है कोई, तो ये ध्यान में रखिएगा, सोडियम से डायरेक्टली वाटर में हीट ट्रांसफ़र नहीं करते हम। सो ये आपका दूसरा सोडियम है अलॉय, यहाँ से सोडियम अलॉय क्या करेगा, देन वाटर को हीट ट्रांसफ़र करेगा। तो जिस तरह से आपका काम पिछला वाला जो रिएक्टर था हमारा जिसका नाम सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर था, तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल वैसा ही है, सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर की तरह ही है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पर एक यूरेनियम की इसकी वॉल्स के साइड में रिएक्टर के कोर में जो वॉल्स होती हैं उन वॉल्स को हम यूरेनियम 238 का बनाते हैं ताकि कुछ सालों बाद ये यूरेनियम 238 प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाए और देन हम इसी प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर सकें एज अ फ्यूल रॉड। तो किस तरह से होता है ये मैं वन बाय वन करके आपको पूरे नोट्स में समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूजन रिएक्शन करती है और हीट जनरेट करती है। यही क्या होता है जैसे मैंने आपको समझाया है डायग्राम में कि यूरेनियम 238 को हम क्या करते हैं वॉल्स की तरफ लगा देते हैं। तो ये क्या होता है न्यूट्रॉन्स इन पर जाके भी स्ट्राइक करते हैं और यही न्यूट्रॉन जब इन पर जाके स्ट्राइक करते हैं तो कुछ सालों बाद ये काय में कन्वर्ट हो जाते हैं प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं मैं वन बाय वन करके आपको इसकी रिएक्शन भी समझा देता हूँ। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। ये प्रोसेस जो रहती है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहती है। जो अगर आप साइड में अगर आप वॉल्स के ऊपर यूरेनियम 238 का इस्तेमाल कर रहे हो तो यूरेनियम क्या कर रहा है उन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद प्लूटोनियम जनरेट करता है कुछ सालों बाद, जिस वजह से हम इस प्रोसेस को ब्रीडिंग कहते हैं। इसमें आप 50% यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हो एज अ फीड वाटर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के तौर पे। जैसे आप देखेंगे जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फिजाइल प्लूटोनियम में आने वाले 30 सालों के अंदर, ये वही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे इस तरह के रिएक्टर्स क्या करते हैं आपका एनर्जी ही जनरेट नहीं करते जबकि आपका अच्छा फ्यूल का भी यूटिलाइज करते हैं और फ्यूल भी जनरेट करते हैं क्योंकि आप प्लूटोनियम जनरेट कर रहे हैं उससे। यहाँ ज़्यादातर ये वाली जो साइकिल्स हैं इनमें 40% आपकी इफ़िशेंसी होती है और इसमें कॉस्ट भी आपका फ्यूल का कॉस्ट भी कम हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी आप साइकिल के ऑपरेशन के दौरान एक फ्यूल भी जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम यूरेनियम की जगह थोरियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में कलपक्कम रिसर्च रिएक्टर जो है वहाँ पर इस ब्रीडर के ऊपर ही वर्क चल रहा है, प्लानिंग चल रही है, पूरा रिसर्च चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है आपसे कि इस रिएक्टर में आपको
एक द रिएक्टर कोर हैज़ नो मॉडरेटर, इसके रिएक्टर कोर में कोई मॉडरेटर नहीं होता है। मीन्स आप एज अ सोडियम ही जो है वही बिल्कुल मॉडरेटर की तरह काम करता है और कूलेंट की तरह काम करता है। इसके अंदर आप यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं, सो हाईली स्पीड न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। उसके बाद ये जो यूरेनियम 235 होता है वो सेंटर पे लगाया जाता है कोर के, ताकि आपके जो न्यूट्रॉन्स है वो आपका जो वो प्रोटॉन से जाके टकराए, आपके यूरेनियम 238 से जाके स्ट्राइक हो और वो यूरेनियम 238 वक्त के साथ प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाए। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि कुछ वक्त के बाद एक्चुअली में ऐसा होता है कि प्लूटोनियम क्या करता है, खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि प्लूटोनियम जब अगर यूरेनियम 238 प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो गया तो वो एज अ फ्यूल स्टार्ट कर देगा काम करना, है ना। सो ये प्लूटोनियम भी क्या करता है, चेन रिएक्शन में पार्ट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है आपसे कि अगर यूरेनियम 235 के बाद अगर मान के चलिए किसी वक्त आपको बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, अगर आपका सोडियम बहुत ही ज़्यादा बर्न हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर आपका यूरेनियम 235 प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो सका है और आप इस प्लूटोनियम को बाहर निकाल कर किसी और रिएक्टर में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका प्लूटोनियम को निकाल कर आप उसी रिएक्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में आपको और भी फ्यूल की ज़रूरत है तो आप एज अ फ्यूल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यूरेनियम 232 जो रहता है वो सेंट्रल पोर्शन में रखा जाता है, वो तो हमें पता ही है, और इक्वल लेंथ होनी चाहिए। तो यूरेनियम 235 की लेंथ हुई और आपकी यूरेनियम 238 की हुई, जो जिसका हम एज अ ब्लैंकेट इस्तेमाल करते हैं साइड वॉल्स पर, तो इसलिए इन दोनों की लेंथ जो रहनी चाहिए मटेरियल्स की वो सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो फ्यूल एलिमेंट्स जो रहते हैं, फिर से अगेन हमें यहाँ पर पेरीफेरी में, पेरीफेरी मीन्स एक तरह का आपका जो प्रेशर वेसल्स होते हैं उसके अंदर हम यूरेनियम 238 को या फिर यूरेनियम 235 को हम दोनों को स्टोर कर देते हैं, क्योंकि आपकी प्रेशर वेसल्स क्या रहती हैं, इसको आपकी प्रेशर वेसल्स जो रहती हैं एक तरह से इनको रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एक असेंबली होते हैं वो कुल मिला के। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस तरह का अरेंजमेंट क्या होता है कि फ्यूल रॉड्स को कम्प्लीटली पूरी तरह से सराउंड कर लेता है। तो वहाँ से अगर कुछ भी न्यूट्रॉन्स अगर इमिट होते हैं तो वो यूरेनियम 238 पर स्ट्राइक करते हैं, या फिर कंट्रोल रॉड्स का यूरेनियम 238 पर स्ट्राइक करते हैं। देन उसके बाद अगर आपको यहाँ पर फिजन रिएक्शन कंट्रोल करना है तो आपका कैडमियम की रॉड से आप इनको रोक सकते हैं। और यहाँ पे चेन रिएक्शन के थ्रू क्या होता है कि एनर्जी जनरेट होती है, वो आपका सोडियम स्टोर कर लेता है। अब यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में, मैं आपको सबसे पहले यूरेनियम 238 के बारे में बताता हूँ। यूरेनियम 235 एज अ ब्लैंकेट जो हमने साइड वॉल्स पर लगा रखा होता है कोर के, सो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है तो ये यूरेनियम 238 का क्या होता है, ये यूरेनियम 239 में बदल जाता है। ये एक्चुअली में 1 जो है दिख रहा है आपको, ये एक न्यूट्रॉन का मास होता है, और ये 0 जो दिख रहा है ये एटॉमिक नंबर है। सो ये यूरेनियम काय में कन्वर्ट होगा 239 में, और गामा रेज इमिट करता है। इसके बाद क्या होता है, ये यूरेनियम 239 एक इलेक्ट्रॉन और एब्जॉर्ब कर लेता है और ये नेपट्यून में बदल जाता है, और यहाँ पे बीटा रेज भी इमिट करता है। एंड देन यही नेपट्यून क्या करेगा, ये 93 है नेपट्यून, यहाँ पे 92 लिखा हुआ है, ये 93 है, 93 एक्चुअली। यही 93 नेपट्यून क्या करता है, जब एक और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो ये 94 प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये एक तरह से प्योर ये फ्यूल में, रेडियो एक्टिव फ्यूल में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका आप इस्तेमाल किसी भी रिएक्टर में एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप चाहें तो यूरेनियम 238 का इस्तेमाल ना करके ब्लैंकेट का इस्तेमाल भी करते हैं रिएक्टर्स में। अगर आप देखें, यहाँ पर देखेंगे तो थोरियम भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। एक न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास एब्जॉर्ब करता है, गामा रेज इमिट करता है, देन उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो थोरियम 233 91 थोरियम बन जाएगा। एंड देन यही 91 के बाद क्या होता है, ये 91 जो प्लेट यहाँ पर लिखा हुआ है 91 थोरियम 233, एक्चुअली में ये प्लेटेनियम बन जाएगा। प्लेटेनियम ये एक्चुअली में पैरा एक्टेनियम बन जाएगा, सॉरी पैरा एक्टेनियम बन जाएगा। ये पैरा एक्टेनियम है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंने थोरियम, ये थोरियम नहीं है, ये पैरा एक्टेनियम है। सो ये पैरा एक्टेनियम देन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को और एब्जॉर्ब करेगा, देन ये क्या बन जाएगा, यूरेनियम 233 बन जाएगा। मीन्स ये यूरेनियम 233 भी एक तरह से कंप्लीट फ्यूल बन जाता है, जिसका आगे चल के आप दूसरे रिएक्टर में यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, फ्यूल ही जनरेट कर रहे हैं। आप अगर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में अगर आप देखें तो यूरेनियम 238 को आप प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देन थोरियम 238 को आप काय में फिर एक्टेनियम में कन्वर्ट कर रहे हैं। थोरियम तो
थोरियम 233 यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो आप 2 तरह से फ्यूल जनरेट कर रहे हैं उसमें। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको कोई मॉडरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़ाहिर-सी बात है आपका सोडियम एज़ अ कूलेंट ही इस्तेमाल काम करता है और मॉडरेटर भी काम करता है। इसमें क्या होता है, सारे के सारे न्यूट्रॉन्स एब्ज़ॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्योंकि आपने ब्लैंकेट के तौर पे सब टॉप व्यू, टॉप, बॉटम और लेफ्ट, राइट सारे जितने भी पोर्शन होते हैं उन सब पे आपने किसका ब्लैंकेट लगा दिया है आपने, एक तरह से वो पूरा यूरेनियम 238 का ब्लैंकेट लगा दिया होता है, तो सारे के सारे न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसकी पावर डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर रिएक्टर्स के मुकाबले। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि इसका एरिया मिनिमम नहीं होना चाहिए। मिनिमम एरिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, और क्योंकि आप अंदर फ्यूल भी जनरेट कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा डिसएडवांटेज हो सकता है, अगर ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है। कोर फिज़िक्स में क्या होता है, शॉर्ट न्यूट्रॉन लाइफ, न्यूट्रॉन्स की लाइफ टाइम जो रहता है वो शॉर्ट रहती है। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कोर फिज़िक्स के थ्रू। उसके बाद क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, सो इसका स्पेसिफिक पावर क्या रहता है, इज़ नॉट एज इन थर्मल रिएक्टर। इसकी स्पेसिफिक पावर थर्मल रिएक्टर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मीन्स थर्मल रिएक्टर जो रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, सो थर्मल रिएक्टर में क्या होता है कि आप मतलब ब्लैंकेट ही नहीं बना सकते, इनके लिए आपको स्पेशल डिज़ाइन करना पड़ता है इस तरह के रिएक्टर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रॉन फ्लक्स हाईली जनरेट होता है। अगर ये न्यूट्रॉन फ्लक्स जनरेट होगा तो लिक्विड सोडियम भी क्या हो जाएगा, कोरोसिव होने लगेगा। आपके जो आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी आपकी कोरोसिव होने लगती हैं, जिस वजह से आपका क्या होता है, लीकेज का प्रॉब्लम होने लगता है, और फिर सोडियम को हैंडलिंग करने में भी आपकी इस रिएक्टर में दिक्कत भी आती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, जो कि टोटली बेस्ड था आपके बेसिक रिएक्टर सिस्टम में। सबसे पहले हमने कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम के बारे में बात करी, देन हमने आपके नेक्स्ट बॉयलर सिस्टम जो है सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर के बारे में बात करी, लास्ट में हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बात करी। सो आपको अगर कुछ पॉइंट समझ में ना आए हो तो आप उस वीडियो को दोबारा सुने, अगर आपको नहीं आ रहा है वो पॉइंट समझ में, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।